हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारे पास है साउंड वेव्स। तो जो हम बोलते हैं तो वो हमारे पास हम बेसिकली कैसे बोलते हैं, जो उसकी वेव्स है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साउंड की। साउंड क्या होती है? साउंड हमारे पास एनर्जी की क्या होती है? एक फॉर्म होती है। मीन्स जो एनर्जी हमें सन से मिलती है वो हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी? थर्मल एनर्जी। ऐसे ही हमारे पास एक एनर्जी होती है जिससे हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड एनर्जी। तो अगर आप कभी भी बोल रहे हो, तो अगर मैं कभी भी बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? अपने थ्रोट यानी गले का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप वहां पे टच करेंगे आपको कोई वाइब्रेशन फील होंगी। क्या फील होगी? वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन को मैं बोल सकती हूँ सेंसेशन। क्या बोल सकती हूँ मैं उसको? सेंसेशन। तो अगर मेरे पास या तो कोई ह्यूमन बोल रहा है, कोई बर्ड बोल रहा है, कोई भी वेव या मोबाइल फोन भी रिंग कर रहा है, तो वहां पे एक चीज बहुत कॉमन होती है, दैट इज वाइब्रेशन। मीन्स इस प्लैनेट के ऊपर कोई भी चीज, अगर वो कोई भी ट्राइब की XYZ कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका रीजन है कि वो वहां पे क्या हो रही है? मेरे पास वाइब्रेशंस क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। तो साउंड क्या होती है? एक एनर्जी की एक फॉर्म होती है। इसको ना हम बना सकते ना इसको हम कभी भी खत्म कर सकते। तो एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या रहती है? मेरे पास कंजर्व रहती है। हमेशा क्या रहती है? मेरे पास एनर्जी हमेशा हर एक फॉर्म में क्या रहती है? कंजर्व रहती है। नेक्स्ट, अब साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसका मेन प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है? उसका मेन प्रिंसिपल होता है हमारे पास वाइब्रेशन। की क्या प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन। अब अगर मैं बोल रही हूँ, कोई बर्ड बोल रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो प्ले हो रहा है, वहां पे मेन चीज क्या है? मेरे पास वाइब्रेशन। बट उनकी जो साउंड है वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? द रीजन इज उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, मीन्स जो जिस रेट से वो वाइब्रेशन हो रही है वो क्या मेरे पास डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे होते हैं वोकल कोड्स। इसको बोलते हैं हम वॉइस बॉक्स। क्या बोलेंगे हम इसको? वॉइस बॉक्स। मीन्स एक ऐसा बॉक्स जहां से आवाज आती है, हम उसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। इसका साइंस के अंदर नाम मेरे पास होता है लैरिक्स। साइंस में हम इसको क्या बोलते हैं? लैरिक्स। इस वॉइस बॉक्स के बीच में दो स्लिट होती है। क्या होती है? दो ऐसे करके स्लिट्स होती है। इस स्लिट के बीच में से विंड पाइप क्या करती है? रन करती है। आपने देखा होगा बहुत गर्मी का मौसम है, मतलब बहुत ज्यादा दोपहर हो रही है, आप कभी सड़क पे जाओ और लू चल रही है तो पत्तों की आवाज आती है आपको। सेम काम यहाँ पे होगा। जैसे ही आप सांस ले रहे हो तो मान लो कि ये आपके पास वोकल कॉर्ड्स है, बीच में क्या स्पेस है और यहाँ से क्या हो रही है? विंड पाइप है। तो आप सांस ले रहे हो, एयर जाएगी तो विंड पाइप क्या करेंगी? हिलेंगी। मीन्स ये क्या करेंगी? वाइब्रेट करेंगी। ये अल्टीमेटली क्या करेंगी? वाइब्रेट करेंगी। उस वाइब्रेशन से क्या होती है? हमारे पास साउंड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। सेम हम बात कर सकते हैं एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है? जब वो, आपने देखा होगा कई बार कोई इंसेक्ट बैठा है, ये मच्छर है, वो जब आपके पास उड़ के आ रहा है, आपको उसके बिनबिनाहट की क्या होती है? आपको साउंड सुनाई दे रही है। रीजन क्या है? वहां पे भी वो अपनी विंग्स के लेग को क्या कर रहा है? रब कर रहा है। यानी कि अल्टीमेटली मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। सो चाहे आपके पास ह्यूमन की बात करें या एनिमल्स की बात करें, कोई भी साउंड है उसका मेन सोर्स आपके पास क्या है? वाइब्रेशन। और ह्यूमन के अंदर वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है? ह्यूमन का जो वॉइस बॉक्स है जिसको हम लैरिक्स बोलते हैं, उसके पास फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड्स। जैसे उनके थ्रू एयर पास करेगी वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी। अब चलो, साउंड तो प्रोड्यूस हो गई। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रही हो, बीच में मीडियम क्या है मेरे पास? तो कोई ना कोई जरिया चाहिए होगा। साउंड को हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं खड़ी हूं, यहाँ पे सन है और यहाँ पे मेरे पास अर्थ है। मैं अर्थ के ऊपर खड़ी हूँ और मान लो कोई सन के पास है, वैसे पॉसिबल नहीं है बट फिर भी कोई सन के पास है, मुझे आवाज मार रहा है, तो क्या मुझे उसकी आवाज वो सुनाई देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेस के अंदर कोई भी मीडियम नहीं होता। वहां पे मुझे क्या देखने को मिलेगा? वैक्यूम होगा मेरे पास। तो मीन्स अगर मैं चाहती हूँ मुझे साउंड सुनाई दे, तो साउंड सुनने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। और मेरे पास 3 टाइप के मीडियम होते हैं, या तो होगा सॉलिड, चाहे लिक्विड या गैस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रूम में बैठे हो, साथ वाले रूम में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आपको बात सुनाई दे रही है? कैसे सुनाई दे रही है? आपको पता लग रहा है इस वॉल पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो मीन्स सॉलिड के थ्रू क्या हो रही है? साउंड ट्रांसफर हो रही है। आप इसके लिए एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप टेबल के एक एंड पे अपना कान लगाएं, दूसरे साथ वाले पर्सन को बोलो उसको हल्का सा नॉक करें, आपको बहुत जल्दी क्या होगी? साउंड सुनाई देगी। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल होता है, लोग ना जब भी कभी भी रेलवे स्टेशन जाते हैं तो रेलवे की जो पटरी होती है वहां पे वो क्या करते हैं? अगर वो कान लगा के सुनते हैं यहाँ पे, तो उनको ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। तो मीन्स
सॉलिड के अंदर क्या होती है, हमारे पास साउंड क्या करती है, ट्रेवल करती है। सेम एक्टिविटी आप किसके अंदर कर सकते हैं, लिक्विड यानी कि वाटर के अंदर करते हैं। वाटर में हमें पता है बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपस में बात करते हैं। सो आप एक ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं, पानी के अंदर चम्मच को आपस में टकराएं, आपको पानी की आवाज सुनाई देगी। पानी के अंदर से किसकी, स्पून्स की आपको आवाज सुनाई देगी। सेम एयर के थ्रू मैं बोल रही हूँ, आप सुन रही हो, तो कौन सा मीडियम होगा मेरे पास, एयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिस साउंड अगर चाहे सॉलिड के थ्रू जा रही है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस, ये कैसे जा रही है, ये हमेशा जाती है वेव्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में जाती है, वेव्स की फॉर्म में। तो हमारे आसपास क्या होता है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने कुछ बोला तो वो पार्टिकल्स क्या हो गए, बहुत ज्यादा पहले मेरे पास क्या हो जाएंगे, ऐसे पास हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे पास हो गए, इनके पास एनर्जी आ गई, इन्होंने एनर्जी दूसरे पार्टिकल्स को दे दी, तो ऐसे मेरे पास रीजन्स क्या होंगे, स्पेसिफाई हो जाएंगे। एक ऐसा एरिया जहां पे क्या मेरे पास बहुत ज्यादा क्या है, मेरे पास साउंड के पार्टिकल्स होंगे, उस एरिया को मैं बोलूंगी कंप्रेशन। मैं उसको क्या बोलूंगी, कंप्रेशन। जहां पे मेरे पास अभी पार्टिकल्स दूर दूर है, मीन्स अभी एनर्जी मेरे पास गई नहीं, मैं उस पॉइंट को बोलूंगी रेयरफ्रैक्शन। मैं उसको क्या बोलूंगी, रेयरफ्रैक्शन। कंप्रेशन जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, मीन्स अगर भीड़ ज्यादा है तो क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। और कंप्रेशन को मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, सी। कौन सा सिंबल, कैपिटल सी से। अब जहां रेयरफ्रैक्शन मीन जहां पे भीड़ कम है, वहां पे डेंसिटी क्या होगी, मेरे पास कम होगी, और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, कैपिटल आर। तो मीन्स मेरे पास जो साउंड है वो हमेशा वेव की फॉर्म में, जैसे पानी की लहरें बनती है, उस लहर की फॉर्म में क्या होगी, मेरे पास साउंड क्या करेगी, हमेशा ट्रेवल करेगी। जहां पे मेरे पास पार्टिकल्स पास होंगे, मैं उस एरिया को बोलूंगी कंप्रेशन। जहां पे मेरे पास पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, मैं उस एरिया को बोलूंगी रेयरफ्रैक्शन। कंप्रेशन का सिंबल होगा कैपिटल सी, रेयरफ्रैक्शन का मेरे पास यहाँ पे जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल आर। रेयरफ्रैक्शन एक वो एरिया जहां पे डेंसिटी क्या मेरे पास कम है, कंप्रेशन के अंदर मेरे पास डेंसिटी कैसी होगी, हाई डेंसिटी मुझे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, साउंड वेव की आप एक्टिविटी कर सकते हैं। आपने क्या लिया, आपने एक बॉल लिया, उस बॉल के ऊपर कोई भी प्लास्टिक का बैग आपने रख दिया, उसके ऊपर कुछ सीड्स रखे और साथ में आपने क्या रखा है, यहाँ पे कोई भी लाउड स्पीकर। अब आप क्या करेंगे, जैसे आप इस लाउड स्पीकर को इस बॉल के पास लेके आओगे तो ये क्या करेंगे, सीड्स होंगे पॉप अप करना, मीन्स उछलना यानी डांस करना शुरू कर देंगे। रीजन, जो इस साउंड है, इस साउंड से क्या प्रोड्यूस हुई, वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन वेव की फॉर्म में क्या गई, यहाँ पे पहुंची और उसने अपनी एनर्जी क्या की, इस बॉल को ट्रांसफर कर दी, जिसकी वजह से जो सीड्स है ये क्या कर रहे हैं, मेरे पास उछल रहे हैं। सो मीन्स जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन एक ऐसा सोर्स है जो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है किसी और मीडियम को। क्या करता है, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। आपने सुना होगा, अगर मैं बोल रही हूँ तो पास वाले जो मेरे आगे पर्सन बैठा उसको भी आवाज आ रही है, जो दूर बैठा उसको भी। रीजन कि जो मेरी एनर्जी है वो पहले यहाँ पे थी, फिर वो धीरे धीरे क्या हो रही है, पास ऑन हो रही है। तो वाइब्रेशन क्या करती है, अपनी एनर्जी क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। अगेन ये जो प्रोसेस होगा ये किसी ना किसी मीडियम में ही होगा। मीडियम कौन से हो सकते हैं, या तो सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस। इन तीनों के अलावा कोई भी मीडियम अगर मेरे पास अलग से कोई मीडियम है तो ये प्रोसेस नहीं होगा। अगर ये तीन है तभी मुझे क्या होगी, जो वाइब्रेशन है उसकी एनर्जी क्या होगी, मेरे पास ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट, अब हम इसको, वो हमने जो भी वेव देखी वो 3D में है, अब हम इसको 2D के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। यहाँ पे हम लिखते हैं डेंसिटी, यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और नीचे हम लिखेंगे डिस्टेंस। जो हमारे पास अपर वाला पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। जो हमारे पास वेव बनती है, जो वेव का अपर वाला पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं क्रस्ट। सी से क्रस्ट, सी से कंप्रेशन। जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट वाला एरिया मेरे पास होता है कंप्रेशन, मीन्स जहां पे मेरे पास डेंसिटी कैसी है, हाई। जो लोअर वाला रीजन होता है मैं उसको बोलती हूँ ट्रफ, उसको मैं क्या बोलूंगी, ट्रफ। और ट्रफ, TR, ट्रफ। और ट्रफ से क्या होगा, ये कौन सा रीजन होगा, R से रेयरफ्रैक्शन वाला क्या होगा, ये मेरे पास रीजन होगा। सो मीन्स एवरेज डेंसिटी अगर मुझे दी हुई है, जो एवरेज डेंसिटी से अपर वाली वेव होगी वो मुझे क्या शो कर रही है, कंप्रेशन शो कर रही है। यानी कि अगर वेव के, दिस इज अ वेव, ऐसे कोई भी वेव है, इस वेव के दो पार्ट होते हैं, अपर वाले को मैं बोलती हूँ क्रस्ट, लोअर वाले को बोलती हूँ मैं ट्रफ। यहाँ पे मैंने लिख दिया एवरेज डेंसिटी। एवरेज डेंसिटी से ऊपर वाला रीजन मेरे पास किसका होगा, कंप्रेशन का। एवरेज डेंसिटी से नीचे वाला रीजन मेरे पास किसका होगा, रेयरफ्रैक्शन का।
सो ये मेरे पास एक ग्राफ है, इसके अंदर मैं 2D के अंदर क्या कर सकती हूँ, रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और ये क्रस्ट और ये ट्रफ, इनका जो पोर्शन है ये हमेशा क्या होगा, मेरे पास इक्वल होगा। ये क्या होगा, मेरे पास इक्वल होगा। मीन्स अगर मेरे पास ये ऐसे एक वेव है, अगर ये मेरे पास जितना डिस्टेंस यहाँ पे अगर x डिस्टेंस है, इधर भी कितना डिस्टेंस होगा x। अगर मेरे पास नेक्स्ट का जो डिस्टेंस है वो y होगा, तो अगली जो ट्रफ है उसका डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, y। सो ये एक वेव है, इस वेव का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा मेरे पास सेम रहेगा। नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले होते हैं वेवलेंथ, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। वेवलेंथ ही मेरे पास वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ का मेरे पास क्या फॉर्मूला है, इसको मैं क्या बोलती हूँ, लैम्डा। ये मेरे पास क्या होता है, लैम्डा। वेवलेंथ क्या होती है, मेरे पास दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को मैं क्या बोलती हूँ, वेवलेंथ बोलती हूँ। सो मीन्स ये वाला पोर्शन मेरे पास क्या है, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। इसको क्या मैं बोलूंगी, वेवलेंथ बोलूंगी। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं किससे डोनेट करती हूँ, म्यू से। फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या होगी, अगर एक मान लो मेरे पास एक टाइम पीरियड दिया हुआ, इस टाइम पीरियड में अगर मेरे पास एक वेव ये है और एक वेव मेरे पास ये है, सो मीन्स एक टाइम पीरियड के अंदर मेरे पास कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं, वो मुझे क्या डिटरमाइन करती है, फ्रीक्वेंसी। मीन्स डेंसिटी ऑफ ऑसिलेशन इन अ पर टाइम। मीन्स एक टाइम के अंदर ऑसिलेशन मेरे पास कितनी हो रही है, वो मुझे क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी बता रही है। अगर मेरे पास कम ऑसिलेशन हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या मेरे पास कम है, अगर मेरे पास ज्यादा ऑसिलेशन हो रही है तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। लैम्डा को मैं मेजर करूंगी मीटर के अंदर, फ्रीक्वेंसी को मैं मेजर करूंगी हर्ट्ज के अंदर, और इसका जो सिंबल होगा वो होगा कैपिटल H एंड स्मॉल z विल बी द सिंबल। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, मैं सिंपली T से रिप्रेजेंट करूंगी। टाइम पीरियड क्या होगा, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा उसको मैं क्या बोलूंगी, टाइम पीरियड। और इसका जो यूनिट होगी वो मेरे पास क्या होगी, सेकेंड। अब टाइम पीरियड और मेरे पास फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप क्या है, मान लो जो टाइम पीरियड है अगर वो मुझे दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, टाइम पीरियड मुझे दे दिया, मान लो एक वेव को कैलकुलेट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है मुझे, 10 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का उल्टा होती है। सो मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/t। तो अगर मेरे पास टाइम पीरियड दिया हुआ है 10, यहाँ पे मैंने 10 पुट किया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 0.1 हर्ट्ज। तो अगर मुझे टाइम पीरियड दिया हुआ है तो मैं फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकती हूँ, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो मैं टाइम पीरियड को क्या कर सकती हूँ, कैलकुलेट कर दे सकती हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट यानी कि रिवर्स में। बस आपको ध्यान किसका रखना है, यूनिट्स का क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट टर्म्स है मेरे पास एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। ऐसा होता है कई बार अगर आपके स्कूल में कोई पार्टी है, कहीं कोई पार्टी में आप गए हो या आपको वैसे ही अपने फोन की आवाज कम लग रही है, आप बोलते हैं ना इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो। वो वॉल्यूम बेसिकली क्या होती है, एम्पलीट्यूड। तो मीन्स ये मेरे पास एक वेव है, अगर ये वेव मेरे पास इतनी है तो ये क्या, इसकी लाउडनेस है, इसी को मैं बोलती हूँ एम्पलीट्यूड। अगर मैं चाहती हूँ मैं इसकी साउंड को तेज करूँ तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेव को क्या करना पड़ेगा, मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मेरे पास एक वेव का मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको मैं क्या बोलूंगी, एम्पलीट्यूड। मींस दिस इज जो ये लाइन आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है, उसकी मेन पोजीशन। एक वेव का जो उसकी मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसके पास एम्पलीट्यूड होगा। और ये एम्पलीट्यूड मेरे पास किसके प्रोपोर्शनल होता है, लाउडनेस। मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास आवाज बहुत ज्यादा है तो मीन्स एम्पलीट्यूड क्या मेरे पास ज्यादा है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करूँ तो मीन्स मुझे जो मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस है इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। ऐसा ही होता है अगर मान लो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई म्यूजिक बज रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा उसकी आवाज क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। तो उसी को मैं क्या बोलती हूँ, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती है कि एनर्जी, साउंड एनर्जी एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्प्रेड हुई है वो क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी होगी, वो क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी। और जनरली जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ साथ क्या होती है मेरे पास, डिक्रीज यानी कि कम होती रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मान लो कि म्यूजिक मेरे पास स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत सारी डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, मीन्स इंटेंसिटी क्या यहाँ पे ज्यादा है। कुछ टाइम पीरियड के बाद जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, मेरे पास कम होगी। तो मीन्स जैसे जैसे मेरे पास डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मेरे पास इंटेंसिटी भी क्या होगी, उसके साथ साथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। सो ये सबको पता है
अगर मैं बात करती हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं मेरे पास, बहुत ज्यादा पास पास। लिक्विड के अंदर क्या होंगे मेरे पास, दूर दूर होंगे, और गैस के अंदर क्या होंगे, और दूर होंगे। सो अगर मुझे किसी भी सामान को ट्रांसफर करना है तो अगर मैंने इसको दिया फटाफट इधर से इधर, क्या होगा, इजीली क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सेम तरीके से मेरे पास क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड। सॉलिड के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा। रीजन, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, और जैसे मैं गैसेस की तरफ जाती हूँ तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मुझे जाते हैं मेरे पास दूर दूर होते जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक फॉर्मूला आता है स्पीड का। अब मुझे स्पीड तो कैलकुलेट करनी है। मान लो यहाँ पे तो मुझे स्टील की दी हुई है, मान लो मुझसे एल्यूमिनियम की पूछ ली तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी स्पीड। सबको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप पहले भी फिजिक्स के अंदर कर चुके हैं, मान लो आपको पता है। और स्पीड हमेशा आपके पास होगी किलोमीटर पर आवर के अंदर या फिर मीटर पर सेकेंड के अंदर। सो यहाँ पे अगर मुझे टाइम पीरियड दिया हुआ है मान लो 30 सेकेंड्स के अंदर, अगर एल्यूमिनियम है मेरे पास, एल्यूमिनियम के अंदर वो 60 मीटर क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो मैंने क्या दिया मेरे पास जो फॉर्मूला है, मेरे पास स्पीड निकालनी है मुझे। एल्यूमिनियम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो, 60 मीटर इन 30 सेकेंड्स। तो जो मेरे पास स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, स्पीड मेरे पास आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। सो इस फॉर्मूला से आप किसी भी मटेरियल की स्पीड को क्या कर सकते हो, कि उसके अंदर साउंड की क्या स्पीड है आप उसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है पिच। आपने बहुत बार मूवीज में देखा होगा, वैसे देखा होगा, जो आर्मी के लोग होते हैं या कोई भी ऐसे कोई भी मिशन चल रहा था, उनके पास एक वॉकी टॉकी होता है और उसमें उनकी फ्रिक्वेंसी हमेशा सेट होती है कि हम इतने हर्ट्ज पे करेंगे। या फिर अगर आपने रेडियो सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 91.2 एफएम या 93.2, सो वो एफएम क्या बेसिकली एक रेंज है वो जो सेट है। सो ऐसे हमारे ईयर्स की एक रेंज होती है जिस रेंज में क्या कर सकते हैं वो सुन सकता है। अगर उससे कम होगी या उससे ज्यादा होगी हमें नहीं सुनाई देगी। सो जो रेंज, जो फ्रीक्वेंसी हमारा ईयर, हमारे कान सुन सकते हैं या ह्यूमन सुन सकते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल रेंज। उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज, मीन्स 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, हम इसको बोलते हैं ऑडिबल। जो इससे कम वाली होती है हम उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। कौन सी बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। इसको IR वेव भी बोल सकते हैं आप। कौन सी वेव बोल सकते हैं, IR या इंफ्रासोनिक। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट को ये वेव्स क्या होती है, सुनाई देती है, बट ह्यूमंस को नहीं सुनाई देगी। अब जो 20,000 से ज्यादा वाली है ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक। हम उनको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक। वो हमारे पास बैट्स, वेल्स या फिर जो डॉग है उनको क्या होती है, सुनाई देती है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको हम बोलते हैं कि सड़क पे मान लो आप जा रहे हो और जो डॉग है वो अपने भौंकने लग गया और वहां पे कुछ भी नहीं है फिर भी वो भौंक रहा है, उसको कुछ सुनाई दिया, वो छिप गया। तो रीजन क्या है, कुछ ऐसी साउंड्स की वेव्स होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हमारी रेंज से बाहर होगी, बट वो एनिमल्स को क्या देती है, सुनाई देती है। सो अल्ट्रासोनिक साउंड वही है। अगर आप कभी अल्ट्रासाउंड करवाने गए होंगे तो उसकी कोई आवाज नहीं आती, बट इन रियलिटी MRI या फिर अल्ट्रासाउंड की साउंड की वेव्स की साउंड होती है, पर जो हमें सुनाई नहीं देगी, जो किसको सुनाई देगी, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को। सो अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक दोनों के दोनों नॉन ऑडिबल रेंज के अंदर हमारे पास क्या आएंगे। सो अगर मैं ऑडिबल की बात करूं, ये ऑडिबल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए है। सो ऑडिबल रेंज होगी मेरे पास 20 और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। अगर मैं नॉन ऑडिबल की बात करूं तो इसके अंदर मेरे पास इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, मीन्स 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली रेंज मेरे पास किसके अंदर आएंगी, नॉन ऑडिबल के अंदर। तो और नॉन ऑडिबल किसको सुनाई देती है, हमारे पास जनरली एनिमल्स को सुनाई देती है। नेक्स्ट अब हम एक बार सम अप देख लेते हैं, लाउडनेस। अब अगर मैं बात करती हूँ लाउडनेस मेरे पास किससे डिटरमाइंड होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मेरे पास मीन पोजीशन, जो मेरे पास वेव की मीन पोजीशन है उससे वेव कितना ऊपर गई वो मेरे पास क्या डिटरमाइन करेगा, एम्पलीट्यूड। और यही मेरे पास क्या बताता है, लाउडनेस बताता है। और इसकी यूनिट होती है dB, स्मॉल d कैपिटल B, एंड dB की फुल फॉर्म होती है डेसिबल। अगर हम कभी भी किसी लाउड स्पीकर या किसी की भी आवाज करते हैं जिसकी एक रेंज होती है कि 10 डेसिबल 20 डेसिबल, तो वो डेसिबल के अंदर होगी। तो वो डेसिबल मुझे क्या बता रहा है कि उस आवाज की लाउडनेस कितनी है। नेक्स्ट टिम्बर। टिम्बर क्या होता है मेरे पास,
आपने देखा होगा हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज अलग अलग है, तो उसका रीजन क्या है, उसके जो शेप है मटेरियल या फिर उसकी ओवरटोन, मींस जो उसकी वेव्स का जो पैटर्न है, उस वेव्स के पैटर्न को मैं जनरली क्या बोलूंगी, टिम्बर बोलूंगी। तो टिम्बर क्या होगा मेरे पास, जो क्वालिटी है मेरे पास साउंड वेव की, मैं उसको क्या बोलूंगी, टिम्बर बोलूंगी। उसके बाद मेरे पास आता है टोन एंड म्यूजिकल नोट। टोन मेरे पास होगी सिंगल फ्रिक्वेंसी, मींस एक ऑसिलेशन। अगर मेरे पास एक जैसी ऑसिलेशन है, सेम पैटर्न जा रहा है, मैं उसको बोलूंगी टोन। अगर मेरे पास डिफरेंट जा रहे हैं, मींस कभी बड़ा कभी छोटा, जिसे आपने देखा होगा, आपने ईसीजी देखी होगी, ईसीजी ग्राफ जैसे होता है, सेम वैसे ही अगर मेरे पास पैटर्न जा रहा है, मैं उसको क्या बोलूंगी, म्यूजिकल नोट। उसको मैं क्या बोलूंगी, म्यूजिकल नोट। नेक्स्ट मेरे पास होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे आपने पढ़ा, लाइट क्या करती है, अगर मान लो सूरज की किरणें आ रही है, वो किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सेम तरीके से मेरे पास क्या होता है साउंड का। मान लो अगर साउंड मेरे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आई, तो अगर वो किसी भी सरफेस पर टकरा गई तो वो क्या करेंगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगी। इसके अंदर जो मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट होगा, और ये मेरे पास क्या होगी, रिफ्लेक्शन। जो स्ट्राइक कर रही है, जो रे आ रही है, मैं उसको बोलूंगी इंसिडेंस, और जो मेरे पास रे जा रही है, मैं उसको बोलूंगी रिफ्लेक्टेड। मींस टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगी उसको मैं बोलूंगी रिफ्लेक्टेड। और एंगल आई और एंगल आर, थीटा आई थीटा आर, मेरे पास हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर न्यूमेरिकल आ सकता है, और दिस इज नॉर्मल, इसको मैं बोलूंगी नॉर्मल। ये हमेशा मेरे पास सरफेस के साथ हमेशा कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो थीटा आर है उसकी वैल्यू मेरे पास दी हुई है 30, ठीक है, और ये मेरे पास सरफेस है, और मुझे वैल्यू निकालनी है आर और एस, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या करनी है, मुझे कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट। सो इसका फॉर्मूला मेरे पास ये रहेगा, मुझे क्या दिया हुआ है, ये मेरे पास दिया हुआ है 30, और जो ये वाला एंगल है मुझे निकालना है। तो ये टोटल एंगल मुझे पता है मेरे पास कितना होगा, 90। तो मैं 90 में से 30 को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री मेरे पास आ जाएगा। और आपको पता है, अगर इसके बाद मैंने पूछा ऑल्सो कैलकुलेट थीटा आई, तो थीटा आई किसके इक्वल है, थीटा आर के। सो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री के क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इज इको। ऐसा बहुत बार होता है, अगर आप पहाड़ वाले एरिया में जाओ तो ऐसा होता है, आप एक आवाज बोलते हो, बार बार आपके पास गूंजती है आवाज। या ऐसा होता है, आपने अगर नया घर खरीदा है, आप किसी ऐसे रूम में जाओ जहाँ फर्नीचर नहीं है, वहां पे भी आपकी आवाज क्या करती है, इको करती है। सो इको क्या होती है, जब आपको अपनी ही आवाज हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस सुनाई दे, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इको। जनरली पहाड़ों के अंदर होता है, या फिर किसी ऐसे रूम या बिल्डिंग के अंदर जो बिल्कुल खाली हो, वहां पे आपको इको सुनाई देती है। अब जो ये इको की साउंड है, ये लेस देन 0.1 सेकेंड तक क्या रहती है, आपकी टाइम पीरियड के अंदर रहनी चाहिए। मीन्स अगर एक आवाज मेरे पास गई है, वो चली गई, उसके बाद विद इन 0.1 सेकेंड अगर वो मेरे पास वापस आ गई, और उसके बाद मेरे पास साउंड वापस से 0.1 सेकेंड के अंदर वापस आती रही, तभी मुझे क्या होगा, इको सुनाई देगी, अदरवाइज इको सुनाई नहीं देगी। और इको के लिए मेरे पास एक स्पीड और जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए, स्पेशली इन द माउंटेन एरियाज। मेरे पास 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए पहाड़ों के अंदर, और 340 मीटर पर सेकेंड की क्या होनी चाहिए, जनरली स्पीड जो वापस आ रही है वो उतनी स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास होता है टॉपिक रिवर्बरेशन। अगर आपने कभी, आप किसी प्ले में गए हो, या आपके स्कूल का कोई ऑडिटोरियम होगा, तो वो जनरली डोम शेप का बना होता है, ठीक है। डोम शेप, ये वाली ऐसे वाली जो शेप होती है, इसको हम बोलते हैं डोम शेप। जनरली इस शेप का बना होता है। रीजन क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे स्टेज पे खड़ा होके बोल रहा है, जब वो बोल रहा है तो ऐसे सामने बोल रहा है, उसकी जो साउंड है वो हर एक ऊपर इस डोम के ऊपर जा रही है, और यहाँ से क्या हो रही है, मेरे पास रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और वो इस एंगल पे ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है कि यहाँ पे जितने भी पर्सन, जो भी लोग बैठे, उन सबको क्या होगी, वो इक्वली सुनाई देगी। और यहाँ के जो मेरे पास कर्टन्स होते हैं, जो विंडोज होते हैं, उनका काम होता है मिटिगेशन का। उनका क्या काम होता है, मिटिगेशन। मीन्स जो आवाज है वो अगर एक बार चली गई तो उस आवाज को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, उसकी इको ना हो। ऐसा ना हो कि किसी पर्सन ने एक बार एक चीज बोली, मान लो उसने रिवर्बरेशन बोला, वो बार बार आपको वही ना सुनाई दी। सो रिवर्बरेशन क्या होता है, आपके पास एक पर्सन है, अगर वो स्टेज के ऊपर आपके पास खड़ा है,
तो उसकी जो आवाज होगी वो क्या जाएगी, इस डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जाएगी और वो इक्वली क्या होगी, हर एक पर्सन को सुनाई देगी। और जो इसके कर्टन या फिर जो फर्नीचर होता है वो किसका काम करता है, वो मिटिगेशन का काम करता है। मिटिगेशन यानी कि जो आपकी जो साउंड है वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है ताकि आपको कोई भी इको सुनाई ना दे। नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशंस आती है। इंफ्रासोनिक साउंड मतलब जो 20 हर्ट्ज से कम की है, और अल्ट्रासोनिक साउंड जो क्या है हमारे पास 20,000 की, यहाँ पे किलो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है 20,000 हर्ट्ज से क्या है ज्यादा की है। सो आपके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरप्शन को प्री डिटेक्ट करते हैं, उनके अंदर हम किसका यूज करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स का। आपके पास जो भी ऐसे वेदर फोरकास्टिंग के इंस्ट्रूमेंट है जो बताएंगे कि आज बारिश आएगी, तूफान आएगा, उसके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स का क्या करते हैं, वेदर फोरकास्ट वाले किसका यूज करते हैं, इंफ्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट मेडिकल के अंदर जैसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या फिर MRI करते हैं, हम उसके अंदर किसका यूज करेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट इंडस्ट्री के अंदर भी अगर हमारे पास वेल्डिंग या क्लीनिंग हो रही है, उस मशीन के अंदर डिफेक्ट को हम ढूंढने के लिए किसका यूज करेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड्स का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बॉक्स है, यहाँ पे हमारे पास एक पैनल होगा, यहाँ से मेरे पास रेज आएंगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मुझे पता है कि ये चीज सॉलिड है तो रेज तो वापस चली जाएंगी, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे डिफेक्ट है तो रेज इसके पास होकर यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और ये पोजीशन क्या करेगी, ग्लो करेगी। इससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या मेरे पास कोई ना कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज इको। अब इको लोकेशन जो है मेरे पास, जनरली जो मेरे पास एनिमल्स होते हैं वो इको लोकेशन का क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जनरली वो अल्ट्रासोनिक साउंड को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, और वो अल्ट्रासोनिक साउंड उनके पास क्या आती है, वापस आती है। फिर फॉर एग्जाम्पल बैट क्या करता है, जो चमगादड़ होता है वो हमारे पास क्या करता है, वो अपनी अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि रात के टाइम पे जनरली जो बैट होते हैं वो एक्टिव होते हैं, उनको दिखाई तो इतना देगा नहीं, और अगर उनके आसपास कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो वहां वाली जो साउंड वेव्स है उनके पास क्या होगी, वापस नहीं आएगी, और उनको पता लग जाएगा कि वहां पे कोई ना कोई चीज प्रेजेंट है। सेम जो सबमरीन्स होती है, सबमरीन्स भी क्या करती है, अपने साथ साथ अल्ट्रासोनिक साउंड्स को क्या करती है, सेंड करती है, और वहां से उनको पता लगता है कि उनके सामने, नीचे, आगे पीछे कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज प्रेजेंट है या नहीं। सो नाउ अ सम अप के अंदर हमें पता है साउंड क्या होती है, एनर्जी की एक फॉर्म होती है, वो वेव की तरह ट्रेवल करती है। कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल, सिर्फ लेंथ के हिसाब से तो कौन सी वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल। जो मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच में डिस्टेंस होता है उसको मैं बोलती हूँ वेवलेंथ, उसका सिंबल होगा मेरे पास लैम्डा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास होगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होती है, मैक्सिमम मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है मैं उसको बोलती हूँ एम्पलीट्यूड। और जो मेरे पास एम्पलीट्यूड होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, मेरे पास लाउडनेस, और इस लाउडनेस की यूनिट मेरे पास होती है डेसिबल, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, एक पर यूनिट टाइम के अंदर मेरे पास कितनी ऑसिलेशन हो रही है वो मेरे पास क्या डिटरमाइन करती है, फ्रीक्वेंसी, उसकी यूनिट होती है मेरे पास हर्ट्ज। टाइम पीरियड क्या होता है, मेरे पास एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन कितने टाइम के अंदर हो रही है वो मेरे पास होता है टाइम पीरियड, उसकी यूनिट है मेरे पास सेकंड। इंटेंसिटी क्या होती है, एरिया के हिसाब से जो साउंड की एनर्जी है वो किस तरीके से पास ऑन हो रही है मैं उसको बोलती हूँ इंटेंसिटी। जनरली क्या करती है, डिस्टेंस के साथ क्या करती है, इंटेंसिटी मेरे पास हमेशा डिक्रीज करती है। स्पीड हमें पता ही है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलती हूँ मैं, स्पीड बोलती हूँ। और यहाँ पे जो स्पीड की जनरल यूनिट होती है वो मेरे पास होती है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज इको एंड रिवर्बिरेशन। इको क्या होगी और रिवर्बिरेशन क्या होगी, मेरे पास जब मेरे पास साउंड की जो वेव होती है वो रिफ्लेक्ट करती है उसको मैं क्या बोलूंगी, इको एंड रिवर्बिरेशन। उसके बाद आती है मेरे पास अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड्स। जो मेरे पास 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड है मैं उनको बोलूंगी इंफ्रासोनिक साउंड। फॉर एग्जांपल एलिफेंट, जो एलिफेंट को सुनाई दे सकती है। उसके बाद अल्ट्रासोनिक साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली है, जो मेरे पास बैट को, वेल और डॉग को क्या देती है, सुनाई देती है। इसके बीच में जो 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली होंगी उनको मैं बोलूंगी ऑडिबल, जो सिर्फ और सिर्फ किसको सुनाई देती है, ह्यूमंस को सुनाई देती है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।